हेलो दोस्तों। तो सुबह के 8 बजे हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी अगली वीडियो। इसमें हम देखेंगे साइंस के प्रीवियस ईयर और साइंस के वे सभी क्वेश्चन जो आ सकते हैं और पहले आ भी चुके हैं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जो आरआरबी से रिलेटेड हैं, जैसे एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन ग्रुप डी और एसएसई। इन सभी एग्ज़ामों में, रेलवे के इन सभी एग्ज़ामों में क्वेश्चन आ चुके हैं और आप समझ सकते हैं कि इनकी इम्पोर्टेंस कितनी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यही बार बार रिपीट होते हैं। सिर्फ इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी बदल सकती है, लेकिन क्वेश्चन यही रहेंगे। तो आप यदि तैयारी करके जाएंगे, प्रीवियस ईयर को देख कर जाएंगे, तो आपको एक नॉलेज रहेगा कि इस तरह के क्वेश्चन हमको डील करने हैं, ऐसे आएंगे क्वेश्चन। और यदि आप कोई देख ही के नहीं जाएंगे तो निश्चित तौर पे आप तैयारी ही नहीं कर रहे हैं सीरियस, क्योंकि आप चाहते ही नहीं हैं कि आपका सिलेक्शन हो, आपके माँ बाप के सपने पूरे हों, आपकी ज़रूरतें पूरी हों, आपका कल अच्छा हो। आप चाहते ही नहीं। यदि आप चाहते हैं तो मन से लग जाइए, क्योंकि 110% की तैयारी यदि आप करेंगे तो आप 100% पर आकर रुकेंगे। और जब 100% 110% का टारगेट बनाएंगे तो एक भी पॉइंट आप छोड़ेंगे नहीं कि आप एक भी क्वेश्चन गलत करें। तो हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बाकी आप खुद समझदार हैं। आप अपनी तैयारी को एक नई ऊंचाई ज़रूर प्रदान करेंगे, आप अपने सपनों को ज़रूर संवारेंगे। तो चलते हैं हम लोग। इसके पहले हम लोग 1000 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं अपनी 15 वीडियो में। अब हम लोग अपनी 16वीं वीडियो को आज देख रहे हैं और इसमें हम लोग 1001 नंबर क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन के तरफ। कह रहा है कि 1001 क्वेश्चन कह रहा है कि अल्ट्रासाउंड तरंगों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है? तो ए उच्च आवृत्ति की तरंगे हैं, बिल्कुल सही, उच्च आवृत्ति की होती हैं। इनका उपयोग उद्योग एवं चिकित्सा में होता है। देखिए, अल्ट्रासाउंड किया जाता है, बिल्कुल। कह रहा है कि ये बाधाओं की उपस्थिति में अच्छी तरह से परिभाषित पथ के बीच यात्रा करते हैं। बिल्कुल सही है। यदि बाधा भी कोई उत्पन्न होती है फिर भी ये क्या करते हैं, अच्छे से यात्रा कर लेते हैं। तो गलत कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी ही हो सकता है, क्योंकि दोषपूर्ण स्थानों से अल्ट्रासाउंड वापस प्रतिबिंबित नहीं किया जा सकता। यही ऑप्शन गलत है, अर्थात इसका डी क्या होगा? गलत होगा। बाकी सभी क्या हैं? तो सही हैं, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखेंगे, एक चीज़ देख लेंगे, पराश्रव्य तरंगों का उपयोग कहाँ क्या होता है। तो इन तरंगों का उपयोग उद्योग में, कपड़ों की मशीनों के पुर्जों, चिमनियों में जमी कालिख को साफ करने में किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में पराश्रव्य तरंगों को परावर्तित कर हृदय की का प्रतिबिंबित किया बनाया जाता है। इसे ईसीजी कहते हैं, ई कार्डियोग्राफी, याद रखेंगे। प्रस्रव्य तरंगों का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो इकोकार्डियोग्राफी में, ईसीजी में। अब हम लोग इको से, प्रतिध्वनि से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। तो कह रहा है कि प्रतिध्वनि के स्रोत के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो जो न्यूनतम दूरी है वो 16.6 मीटर होनी चाहिए, लेकिन 16.6 दिया नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 मीटर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति कहलाती है। तो क्या कहलाएगी हो? पुनरावृत्ति जब होता है तो उसे आप क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं, मतलब ध्वनि की दोबारा ध्वनि, प्रतिध्वनि। फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़के ने एक चट्टान के पास ताली बजाई और 3 सेकंड बाद उसे प्रतिध्वनि सुनाई दी। यदि ध्वनि की गति 346 मीटर प्रति सेकंड है तो वह लड़का चट्टान से कितनी दूर है। तो अब हम लोगों को दूरी निकालना है। तो आप जानते हैं कि चाल बराबर दूरी और बटे समय होता है। तो हमारी दूरी कितनी है हो? दूरी ही ज्ञात करना है। और दूरी ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करें कि
346 और 3 का मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन उसके पहले ये जो समय है वह कितना है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे नीचे लगाया हुआ है कि जो समय हमारा दिया हुआ है वह 3 है, और जो हमारी चाल दी हुई है वह 346 जाते समय भी और आते समय भी यही होगा, क्योंकि जितनी तेज़ी से जाएगा उतनी तेज़ी से आएगा। और डी को हम लोग निकाल लेंगे। तो जब हम सॉल्व करेंगे इसे तो हमारा आ जाएगा डी ओपन में 346 और डी ओपन में 346, क्योंकि एक बार जाने का और एक बार आने का। तो दूरी बटे क्या हो जाएगा हमारा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो देखिए दूरी बटे चाल को 2 बार जोड़ दिया है, क्योंकि 2 बार, एक बार जाते समय और एक बार आते समय, और उन दोनों का योग कितना है तो 3 है, क्योंकि पूरा जो समय लग रहा है टोटल जाते और आने में वह क्या है हमारा 3 है। तो जब जाने आने में 3 है तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। आ जाएगा हमारा 2D अपॉन में, क्योंकि जब हमारा हर समान होता है तो ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। तो डी और डी 2D हो जाएगा, 2D अपॉन में 3, 2D अपॉन में 346 और इज इक्वल टू 3 सेकेंड लगा था। अब डी अपॉन में 173 हो जाएगा और इज इक्वल टू 3। अब डी का मान निकाल लेंगे, 3 गुणे 173 इज इक्वल टू 519 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका हमारा हो जाएगा 519। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई ध्वनि जब कम से कम 17 मीटर की दूरी से परावर्तित होती है तो होता है क्या होता है, उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी कहते हैं। तो याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिध्वनि को कम से कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है। तो किससे ढका जाता है तो फाइबर बोर्ड से। आप याद रखेंगे ये वाला पॉइंट कि प्रतिध्वनि को कम करने के लिए फाइबर बोर्ड से ढका जाता है। आगे देखेंगे, कह रहा है कि एक प्रतिध्वनि 3 सेकंड में वापस आ जाती है। यदि ध्वनि की गति 346 मीटर प्रति सेकंड है तो स्रोत से परावर्तन सतह की दूरी होगी। तो परावर्तन सतह की जो दूरी होगी वो 513 मीटर होगी। वह कैसे होगी तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि हमारी ध्वनि की चाल कितनी है तो 342 मीटर प्रति सेकंड है, और हमारा समय कितना है तो 3 है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा तो 1026 आ जाएगा। ये जाने और आने की पूरी दूरी निकल गई, मतलब कि ध्वनि को जाने में स्रोत से और आने में की पूरी दूरी। तो अब इसको सिर्फ हमको एक दूरी निकालनी है, जाते समय की या आते समय की। तो हम इसमें 2 से भाग दे देंगे, और भाग दे देंगे तो आ जाएगा 513। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लगातार या एकाधिक के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। तो किसके कारण हो तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा परावर्तन के कारण। एक से अधिक बार सुना जा सकता है परावर्तन के कारण। कह रहा है कि अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम समय अंतराल होना चाहिए। तो ये समय अंतराल होता है 0.1 सेकेंड का। 0.1 सेकेंड का ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक समुद्री सर्वेक्षण जहाज समुद्र के तल पर एक ध्वनि तरंग भेजता है जो 2.5 सेकेंड के बाद एक प्रतिध्वनि या अनुगुंज प्राप्त करता है। समुद्री जल में प्रतिध्वनि की गति 1200 मीटर प्रति सेकंड है। समुद्र की गहराई क्या है तो समुद्र की गहराई जो होगी वो 1500 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा डी इसका सही जवाब हो जाएगा 1500 मीटर। अब एक कैसे होगा इसको एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि जो हमारा गहराई होती है उसे यदि हम मान लें और समय हमारा दिया हुआ है 2.5 सेकेंड, तो जो जाने में और आने में ध्वनि स्रोत से जाने और आने में कितना लग जाएगा 2h हो जाएगी गहराई, और 2h गहराई हो जाएगी और समय हमारा 2.5 सेकेंड और चाल दिया है 1200 मीटर प्रति सेकेंड। तो इनको हम लोग उस फॉर्मूले पे रख लेते हैं कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो दो दूरी हो जाएगी 2h इक्वल टू 1200 गुणे 2.5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2h इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 3000 और h इज इक्वल टू 3000 बटे 2 अर्थात 1500। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि ध्वनि की दृढ़ता
जो दोहरे प्रतिबिंब का परिणाम होती है इसे क्या कहते हैं? तो इसे प्रतिध्वनि कहते हैं। कोई भी बता देगा, ऑप्शन नंबर डी। मतलब दोबारा आ रही है तो प्रतिध्वनि होगी, इको होगा। कह रहा है कि मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर कायम रहती है? तो ये आपने देखा था अभी, कितना देर रहता है? 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड रहेगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा इसका। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने चट्टान के पास ताली बजाई और उसे 4 सेकंड बाद गूंज सुनाई देती है। तो व्यक्ति से चट्टान की दूरी कितनी है? तो दूरी निकालने के लिए कह रहा है वो कि 4 सेकंड दे दिया है। और एक चट्टान से तो कह रहा है कि हम लोग क्या, हाँ ध्वनि दिया है, देखिए यहाँ पे नीचे ध्वनि की गति दिया है 346 मीटर प्रति सेकेंड। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय निकाल देंगे। चाल और गुणे समय, तो समय हमारा जाने और आने में 4 सेकंड लगा है, तो सिर्फ आने या जाने में कितना लगेगा? 2 सेकंड, आधा लग हो जाएगा ना। तो इसमें 346 में क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 346 गुणे 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 692। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 692 इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखेंगे कि एक बड़े हॉल की दीवारों से ध्वनि को बार बार परिवर्तन को कहा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनि की अनुभूति बनी रहती है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्रतिध्वनि। बार बार सुनाई दे तो उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है कि एक ध्वनिक अनुनाद है जो कंपन में होने पर नियत स्वरमान पर गूंजता है। तो उसे नियत स्वरमान पर गूंजेगा तो उसे क्या कहेंगे? संस्वरण द्विभुज अर्थात ट्यूनिंग को फॉर्क कहेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। एक प्रतिध्वनि अनुनाद से जो कंपन में होने पर नियमित स्वरमान पर गूंजता है उसे संस्वरण द्विभुज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, या ट्यूनिंग फॉर्क भी दे सकता है ऑप्शन में। तो कह रहा है कि अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो 17 मीटर होनी चाहिए या 16.6 होनी चाहिए, लेकिन इसमें दिया है 17.2, तो लगभग की होती है, इसी को ये मान लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि इस पुनरावृत्ति परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है? तो निरंतरता का आभास होता है वो तो प्रतिध्वनि कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए। बार बार सुनाई दे रही है तो मतलब ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सभागार में ध्वनि की सातत्य ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम और इसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाएगा हो? तो ऑप्शन नंबर ये हमारा हो जाएगा बी, अनुरण। अनुरण कहा जाएगा इसे। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला कह रहा है कि किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोग की बातें हमें ध्वनि तरंगों के किसके कारण सुनाई देती है? तो इसे हम विवर्तन के कारण सुनते हैं। ऑप्शन नंबर बी होता है। ठीक है, इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग सोनार या राडार से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। तो कह रहा है पहला क्वेश्चन इसका कि सोनार एक उपकरण है जो वस्तुओं की दूरी, दिशा, गति मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है। तो पानी के नीचे अर्थात समुद्र में इसको प्रयोग किया जाता है सोनार को, आपने सुना भी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अधोजल वस्तुओं की दूरी, दिशा, चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो सोनार कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। राडार ना मारिएगा, सोनार मारना है, ठीक है। याद रखेंगे कि सोनार पानी में वर्क करता है। अगला कह रहा है कि इकोकार्डियोग्राम अत्यधिक नज़दीक से किससे संबंधित होता है? तो यह डॉपलर इफेक्ट से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। जो ईसीजी होता है या इकोकार्डियोग्राम जो होता है वह डॉपलर इफेक्ट पे निर्भर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। सोनार का पूरा नाम है, तो इसका सोनार का पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द सोनार का पूर्ण रूप है, फिर बता दीजिए जल्दी से। साउंड नेविगेशन रेटिंग नहीं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। देख लीजिए, 2 ऑप्शन दिया था तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे सोनार की मदद से मापा जाता है? तो सोनार की मदद से किसको मापा जाता है? तो आपको याद रख लेना है कि ये डी हो जाएगा। पानी के अंदर मौजूद चीज़ों को क्या किया जाता है? मापा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि राडार शब्द किससे उत्पन्न है? तो राडार की मीनिंग जो होती है वह होती है रेडियो डिटेक्शन रेंजिंग। ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा। आप याद रखेंगे, रेडियो डिटेक्शन रेंजिंग होता है ऑप्शन नंबर डी, राडार की जो मीनिंग होता है। हाँ, देख सकते हैं इसको आविष्कार किसने किया था? तो 1922 में टेलर और लियो यंग ने किया था रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग को। कौन जाने कब कौन सा क्वेश्चन पूछ ले, तो याद रखेंगे राडार को किसने खोजा था? टेलर और लियो यंग ने 1922 में। कह रहा है कि सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद दूरी, दिशा व गति का पता लगाने के लिए करते हैं? तो इसमें ट्रांसमीटर और डिटेक्टर होता है। ट्रांसमीटर और डिटेक्टर की मदद से क्या किया जाता है? तो नीचे की गति और दूरी, दिशा को पता लगाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। अगला कह रहा है कि समुद्र, देखिए हो, अगला कह रहा है कि समुद्र की गहराई निर्धारित करने, पानी के नीचे की पहाड़ी, घाटियों, पनडुब्बी, हिमशैलों आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? सोनार का। पानी के अंदर, समुद्र के अंदर कोई भी बात, सोनार का। फिर कह रहा है कि अब हम लोग आ गए किस पर? तो लाइट पे आ गए। लाइट के क्वेश्चनों को हम देखेंगे, प्रकाश की प्रकृति को देखेंगे। तो कह रहा है कि जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। ट्रांसपेरेंट मतलब जिससे आर पार हो सके, रोशनी, प्रकाश जा सके, उसे ट्रांसपेरेंट कहेंगे। फिर कह रहा है कि जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता उसे क्या कहेंगे? तो उसे पारभासी कहेंगे, मतलब थोड़ा बहुत देखा जा सके। अपारदर्शी नहीं है, ये नहीं सोच के कि मार देंगे कि स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता मतलब कि थोड़ा बहुत देखा जा सकता है और अस्पष्ट नहीं एकदम। तो पारदर्शी याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन देखेंगे कि टिंडल प्रभाव प्रकाश से संबंधित है, प्रकाश प्रकीर्णन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, आप पढ़े भी होंगे, 12वीं में पढ़े होंगे। तो निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि निर्वात में रोशनी की गति मीटर प्रति सेकंड में अनुमानित है। तो किस में अनुमानित है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड में। तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है इसमें सही जवाब। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? तो निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, देख लेंगे ये भी पॉइंट कि निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो पानी और कांच, निर्वात वाला तो याद रखेंगे आप, पानी और कांच वाला भी याद रखिएगा, कब जाने कौन क्वेश्चन बना दे हो। तो हो सकता है कि प्रकाश की चाल पानी में पूछ दे आपसे। तो 2.25 × 10⁸ और कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो 10⁸ तो सब में समान है, एक में 3 है, पानी में 2.25 है और कांच में 2 है। तो ऐसे याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश में संचरित होता है, तो प्रकाश संचरित होता है तो सीधी रेखा में संचरित होता है। इसे आप चाहें तो बहुत सारी घटनाओं में देख सकते हैं, ध्रुवण में देख सकते हैं और तमाम घटनाओं में इसे देख सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। आगे देखेंगे कि जब वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती हैं तो छाया बनाती हैं, उसे, उन वस्तुओं को क्या कहते हैं? जब छाया बनाएंगी तो अपारदर्शी वस्तुएं होंगी, मतलब उनके आर पार नहीं देखा जा सकेगा, तभी तो वो छाया बनाएंगी। ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो आप कब से पढ़ते होंगे कि प्लांक का क्वांटम सिद्धांत H=, या E=H², आप कब से पढ़ते होंगे? तो प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत होता है, याद रख लेंगे इसको। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, साबित करती हुई एक घटना कौन सी है? तो साबित करती हुई एक घटना जो होती है वो ध्रुवीकरण की घटना होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा।
कह रहा है कि ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो अप्रतिदीप्त वस्तुएं। जो प्रकाश न उत्पन्न करें वो अप्रतिदीप्त वस्तुएं होंगी, जो उत्पन्न करेंगी वो प्रतिदीप्त होंगी। कह रहा है कि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है? तो जो अपवर्तनांक होता है वो हवा में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ का प्रकाश की चाल होगी। ऑप्शन नंबर डी इसमें दिख रहा है, यही इसका सही जवाब होगा। अपवर्तनांक इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू हवा में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल। तो यही ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया था निरपेक्ष का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में चाल बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि वस्तुएं जो रोशनी में स्वयं उत्पादित करती हैं को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? चमकदार वस्तुएं कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि हमारी आंखें हरे रंग को ही क्या करती हैं? परावर्तित करती हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती हैं घासें, इसलिए हरा दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि किस साल में ओले रोमन ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? तो कब मापा था? तो ऑप्शन नंबर बी 1676 में। 1676 में मापा था। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कि सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देता है, क्यों होता है? तो कपड़ा का लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः क्या करती है? अवशोषित कर लेती है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ये सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। क्यों ऐसा दिखाई देता है? क्योंकि वहाँ वायुमंडल उपस्थित नहीं होता जिससे प्रकाश प्रकीर्णन हो पाए। तो आगे देखेंगे। कह रहा है कि दो विकिरणों की ऊर्जा E1 और E2 है जो क्रमशः 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उनके तरंग दैर्ध्यों के बीच की संबंध क्या होगा? एग्जाम्पल के लिए लैम्डा वन और लैम्डा टू होगा, उनका मान पूछ रहा है। तो जो मान होगा लैम्डा वन इज इक्वल टू होगा लैम्डा टू लैम्डा टू होगा। ठीक है, लैम्डा वन इज इक्वल टू 2 लैम्डा टू क्यों होगा? तो आप इसको एक्सप्लेनेशन को आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि हम क्या करेंगे। तो 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा और 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा को क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 1/2 आएगा और 1/2 जब आ जाएगा तो यह E जानते हैं कि E इज इक्वल टू प्लैंक के समीकरण के अनुसार E इज इक्वल टू एच न्यू होता है। तो E इज इक्वल टू एच न्यू और न्यू इज इक्वल टू होता है 1/लैम्डा। 1/लैम्डा न्यू इज इक्वल टू होता है। तो जहाँ जहाँ पे न्यू होगा एच से एच काट देंगे और न्यू वन और न्यू टू के जगह पे 1/लैम्डा वन और लैम्डा टू रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा एक में मल्टीप्लाई हो जाएगा लैम्डा वन का और 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा लैम्डा टू का। तो लैम्डा वन इज इक्वल टू टू लैम्डा टू आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि गली के प्रकाश लाइट में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें सोडियम का उपयोग किया जाता है गली की प्रकाश पीले लाइट में। ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है कि प्रकाश सबसे अधिक गति किस में करता है? तो निर्वात में करता है, अभी आपने देखा था। अब जल्दी से कमेंट करके बताइए आप कि पानी में कितना होता है और कांच में कितना होता है प्रकाश की चाल? पानी में और कांच में, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ, आपको बताना है ज़रूर, कमेंट ज़रूर आपको करने हैं कि क्या होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति है, तो प्रकाश की गति कितनी है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है इसमें। ऑप्शन नंबर सी, इसको क्लिक करेंगे हम लोग। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग 50 क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं इस टाइम, तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लिए। हवा में प्रकाश की चाल कितनी होगी? तो कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 50-50 करके सोचिए हम लोग कहाँ पहुँच आए हैं। 1050 क्वेश्चन देख चुके हैं। सोचिए जब हम 4000 5000 क्वेश्चन करके जाएंगे एग्ज़ाम में
तो कोई एग्ज़ाम बचेगा आपसे? धुआँ धुआँ करके आप आएंगे। आप क्या समझ रहे हैं? सबसे कहीं आगे दौड़ना होगा आपको, कहीं ज़्यादा प्रयास करना होगा, ज़्यादा एफर्ट लगाना होगा सलेक्शन लेना है तो। और सफलता भी देव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप पहली बार चैनल पे आए हैं, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और सपोर्ट, दोस्त सपोर्ट ही सब कुछ होता है। आपको पता होगा कि आपके घर वाले यदि सपोर्ट नहीं करते तो आपको क्या होता, आप क्या तैयारी कर पाते, आप किन परिस्थितियों में तैयारी कर रहे हैं ये आप जानते हैं और आपका भगवान जानता है, आपका खुदा जानता है। तो दोस्त सपोर्ट करना ना भूलें। एक भाई के लिए, एक दोस्त के लिए, एक टीचर के लिए जो भी आप कर सकते हैं, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपनी तैयारी को एक नई ऊंचाई प्रदान करिए, एकदम ज़ोरों से लग जाइए। सबको रौंद के आगे निकलना है आपको, क्योंकि आपको सलेक्शन लेना है इस बार। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।